Hello learners, welcome to Rahul's Academic Wing means RAW। तो आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सैम्पल पेपर का डिस्कशन, जो कि हमारा पेपर होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज हम पेपर देखने वाले हैं। पूरा सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया हुआ है उसकी मार्किंग स्कीम को देखेंगे, और इसके साथ जैसे थंबनेल में मैंने मेंशन किया हुआ है कि आज हम एक प्रॉपर एग्जाम स्ट्रेटजी समझने वाले हैं। एग्जाम आपने बहुत दिए होंगे, लेकिन यहाँ हमें इसमें मेन थोड़ी सी स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हमारा क्या होना चाहिए, है ना। टाइम ज़रूरी है। क्वेश्चन का आंसर कहाँ से देना है वो सीबीएसई हमें समझा रहा है। मेन हमारा फंडा क्या है, सीबीएसई क्या चाहता है वो हमें रिप्रेजेंट करना है। सो वी हैव टू फोकस द मेन पॉइंट्स, वी हैव टू फोकस द पैटर्न, हाउ टू राइट द आंसर, वी हैव टू include the things according to the CBSE, what the CBSE wants, what the examiner wants. During the copy checking, the answer must float in front of the checkers. ऐसे फ्लोट हो, वो वर्ड्स ऐसे उसको दिखें चेक करने वाले टीचर को, कि वो समझें कि इन स्टूडेंट्स को लिखने का बहुत अच्छा पैटर्न आता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लूप्रिंट दिया गया है हमें एग्जाम के लिए। ये जो सैम्पल पेपर जो आपका बनाया गया है, तो क्वेश्चन पेपर के लिए ये पहला बोला इन्होंने। मे बी ये कुछ और भी रिलीज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज पहला वीडियो है इस चैनल पर 2025 में, और यहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन भी होंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, सब कुछ करने वाले हम यहाँ। तो ये हमारा 2025 के लिए जो पेपर होने वाला है बोर्ड, तो उसके लिए हमें समझना है। तो ये हमारा मेन क्या रहने वाला है ये सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 आवर्स का टाइम रहेगा, 50 मार्क्स हमको अचीव करने हैं। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल का क्या कैसा पैटर्न रहता है वो बड़ा सिंपल है, स्कूल्स में आपके शायद स्टार्ट हो चुके होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो उसके लिए प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। जनवरी के लास्ट तक उसको फिनिश कर लेंगे, या किसी जगह फिनिश हो भी गए होंगे। हो सकता है आप लोगों के प्री बोर्ड हो चुके हों, किसी स्कूल में प्री बोर्ड 1 हो चुका है, किसी स्कूल में प्री बोर्ड 2 भी हो चुका है, और उसके हिसाब से आपके क्या मार्क्स स्कोर किए आपने। अगर उसमें आपको कोई डाउट था, क्या दिक्कत होने वाली, आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक एआई में, सब कुछ यहाँ समझने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि जो हमारा 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है इसका क्या वेटेज रहता है। तो यहाँ हम पहले समझ लेते हैं कि हमारा एक तो पार्ट ये इसमें ए है, जो पार्ट हमारा ये है वो 10 मार्क्स का आने वाला है, और यहाँ हम नीचे चलते हैं तो हमें जो मेन सब्जेक्ट हमारा पार्ट बी जो कि 40 मार्क्स का आने वाला है। तो टोटल 10 + 40 हमारा होगा, जिसमें हमें मिलेगा 50 मार्क्स। अब ये पेपर बड़ा सिंपल होगा, इसको समझते हैं कि किस तरह से होगा। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे चॉइसेस होंगे। कैसे, तो हम पहले देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमारे जो 5 यूनिट्स हैं, इन 5 यूनिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है यहाँ पर। इसको आपको कैसे समझना है, देखिए ये 9th में आपने पढ़े होंगे, तो इनमें सभी में 1 1 लिखा था, तो ये उसके आगे का है, सभी में 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्शन है जो हमारा यहाँ पर। इस पोर्शन को आप देखिए, इसमें कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने, इसको समझते हैं हम पहले। तो हमारा यहाँ पर क्या आने वाला है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अलावा हमारे पास क्या होने वाले हैं, 2 मार्क्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत सारे मतलब नहीं होंगे, वो आपके लिमिटेड क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। 10 मार्क्स में कितना ज़्यादा ही आएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किन यूनिट से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और किन यूनिट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देते हैं, जैसे हमें करने होंगे एनी 4 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से, लेकिन आएंगे हमारे पास 6। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर क्या चांस बन रहा है कि ये सबसे अच्छा यूनिट कौन सा होने वाला है हमारे लिए, जो हमें ज़्यादा मार्क्स देके जाएगा, हमें जो ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा शॉर्ट और स्वीट
यूनिट होता है वो सेकंड यूनिट हम कह सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हो जाएगा, जिसमें हमें 2 MCQs भी मिल जाएंगे और 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 4 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये कितना अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके बाद छोटा चैप्टर जो आपने बहुत सारे टाइम्स पढ़ रखा है, वो कौन सा हो सकता है आपका, ग्रीन स्किल, और यहाँ पर आपको 3 मार्क्स इससे हो जाएंगे। अब इसके अलावा आपको और ज़्यादा परेशान ना होके, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है, उनका बड़ा अच्छा प्रिपेयर हो सकता है। अदरवाइज मैं एक ICT टीचर या कंप्यूटर टीचर हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ICT बच्चों का अच्छा रहता है या अच्छा होना चाहिए। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 3 क्वेश्चन आपको इधर मिल जाएंगे और 4 क्वेश्चन आपको इधर। तो ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट हो जाएगा। बाकी कम्युनिकेशन स्किल कोई बहुत जोखिम भरा सब्जेक्ट नहीं है या एंटरप्रेन्योरियल स्किल भी नहीं है, और सबसे आपको 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मिल रहा है। तो इसको अगर हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें तो सॉर्ट आउट वे में वही होगा जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है। इसमें से आपको जो 6 MCQs हैं ओनली 4 अटेम्प्ट करने हैं, 5 2 मार्क्स के क्वेश्चन ओनली 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल हमारे पास जो होगा 7 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे और 10 मार्क्स हमको अवार्ड किया जाएगा। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ फिनिश होता है। पार्ट 2 की ओर चलते हैं हम। सिलेबस को पहले अच्छे से समझ लेंगे हम, तो क्या होगा, इससे हमें अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, है ना। तो अब आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं पार्ट बी की ओर, तो ये 40 मार्क्स में हमें क्या दिखा रहे हैं। पार्ट बी में देखिए यहाँ पर आपके पास यूनिट कहने के लिए 7 है, लेकिन उनमें से एक यूनिट ऑलरेडी है जो आपका नहीं आने वाला है, उसको मैंने ऑलरेडी हाइड कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, हाइड नहीं किया है। अच्छा, अब इसमें सबसे अच्छी यूनिट कौन हो सकती है, तो सिंपल सी बात वही है जो ऊपर मैंने बताया था, वो भी यहाँ हम करने वाले, यहाँ भी करेंगे कि जिससे सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा हमें वो यूनिट बहुत अच्छे से पढ़नी है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उस यूनिट से 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स, यहाँ देखो एक कैटेगरी चेंज हो गई है थोड़ी सी कि 1 मार्क्स भी मिलेगा, 2 मार्क्स भी मिलेगा एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन भी होंगे। ओके, तो अब सबसे अच्छी यूनिट के तौर पे अगर देखा जाए, हमारे पास लगभग सभी यूनिट से अच्छा खासा वेटेज आने वाला है, लेकिन आपकी पहली और दूसरी यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आई थिंक सबसे इजी है, क्योंकि ये दोनों यूनिट हम लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, है ना। तो इंट्रोडक्शन टू AI, उसमें क्या है आपका, नॉर्मल डेफिनेशंस हैं, डोमेन्स हैं, है ना, एथिक्स है, ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट साइकिल, ये स्टेप्स आपने पढ़ रखे हैं, और थोड़ा एडवांस चीज़ें 9th की अपेक्षा इसमें आप कह सकते हो कि इंक्लूड हैं। और इसमें से आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है और 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन होने वाला है। तो ये कितना हो गया आपका, 11 मार्क्स का यूनिट ये हो गया। और उसी बेसिस पे इसको भी देखते हैं हम, तो ये कितने का हो गया, 12 मार्क्स का ये। अब ये दोनों यूनिट अगर आपने कर लिए तो आपका आधा पेपर यहाँ पर फिनिश। अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब क्यों फिनिश हो गया, क्योंकि 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हमें करने हैं, एनी 3 5 आने वाले हैं, तो ये हमारा डन हो गया। अब क्या करने के लिए बच रहा है, हमारे यहाँ हमें 20 MCQs करने थे, 20 MCQs करने थे, तो जिसमें से हमारे 8 MCQs कवर हो जाएंगे, है ना। अब बचे 12 MCQs। अब इसमें से बेटर यूनिट कौन सी आ जाएगी, इवैल्यूएशन बेटर यूनिट हो जाएगी, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये बेटर यूनिट हो जाएगी। आप जब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से 2 में से कोई क्वेश्चन या नीचे इनमें से कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होगा, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। इधर भी हो रहा है कवर और इधर भी हो रहा है, तो 1 2 3 4 क्वेश्चन हमको करने हैं। तो ये मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग या आपके स्कूल में क्लासेस में टीचर्स ने क्या बताया उसके अकॉर्डिंग करें, और मुझे ये सबसे बेटर प्लान लगता है अगर हम इस तरह से करते हैं। ओके, तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला जो बेसिक्स ऑफ द पेपर होता है कि उसमें आप जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो ध्यान रखें, कई बार कई जगह ऐसा शायद सुनने में आता है कि गलत पेपर गलत क्लास में खुल गया था, तो ये आपको पढ़ लेना है कि हमारे सब्जेक्ट का नाम सही लिखा है, पेपर कोड जरूर देखेंगे, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस को देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम तो पता ही है, फिर भी एक बार देख लें पेपर में क्या लिखा है। इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं यहाँ भी पढ़ूंगा और आपको ध्यान भी देने हैं,
थोड़ा सा 2x स्पीड पे भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली लिखा ही है। तो क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 21 क्वेश्चंस ऑफ इन 2 सेक्शन। 21 क्वेश्चंस हैं जिनमें एक क्वेश्चन होगा, फिर उसके अंदर कई सारे एमसीक्यूज होंगे जो 5-6 हो सकते हैं। तो सेक्शन 1 और 2 सेक्शंस आर डिवाइडेड, and section A has the objective type question whereas the section B contains subjective type question. Read this carefully. If you are attempting the section 1, I advise you, or I think I should advise you, attempt the section A first and then attempt the section B. अच्छा, सेक्शन ए में अटेम्प्ट आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आप एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन वाइज नंबर जो है आपके उसी के अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में करें। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस उसके लिए कर सकते हैं, या पहले आपको बी सेक्शन अच्छा आ रहा है वो करें। सेक्शन में गैप ना दें कि पहले ए फिर एक बी का फिर आगे ए का। हाँ, टाइम के हिसाब से अगर आपको लग रहा है जो आ रहा है जैसे बन रहा है वैसे करें, लेकिन एक बेटर तरीका वही है। आउट ऑफ द गिवन 5 plus 16 is equals to 21 question, a candidate has to answer the 5 plus 10 only 15 question in the allotted exam time of 2 hours. ये क्यों कह रहे हैं ऐसे? 5 plus 16 question आपका जो कहने का मीनिंग है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 5 plus 16 का क्या यहाँ से फंडा निकल के आ रहा है ना। तो ये इसमें से आप क्वेश्चंस की काउंट देखते जाएं तब आपको समझ आएगा। और इसमें क्या होता है, इंटरनल चॉइस भी हमें दिया होगा कि 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन करने हैं, ऐसे करके हमें आगे ये चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। अभी यहीं पे सेक्शन ए क्या है, सेक्शन ए में ये उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि 24 मार्क्स का दिया हुआ है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सबके सामने उसके मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये सेम सबके लिए वही चीज़ है। तो यहाँ 16 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। मेन जो स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए सेक्शन 1। सेक्शन 1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ ये चीज़ याद रखना है, इन्होंने यहाँ मार्क किया हुआ है, वहाँ हो भी सकता है मार्क हो ना हो मार्क, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब हमें यहाँ पर 6 में से 4 क्वेश्चंस को करना, मीन्स 4 out of 6 क्वेश्चंस। ओके, नाउ गो हैड, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड comment your answer, pause the video for 30 seconds, आप उसको ठीक से रीड आउट कीजिए फिर आंसर दीजिए। ओके, पहले आप अपने तरह से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ठीक है, पहले आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन सेड, एमडी गुलाटी started with a small shop with his focus, dedication and clear ideas। देखो ये कितने वर्ड आ गए इसमें, इन वर्ड्स को आप माइंड में रख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। MDH become one of the most popular brand in India besides having a good reputation all over the world। अब इसमें देखो यहाँ इन्होंने MCQ कहा है लेकिन MCQ नहीं है, ये पहला ही क्वेश्चन MCQ नहीं है। इस तरह के आ सकते हैं कि आपको 1 वर्ड आंसर भी लिखने होंगे या उसमें ब्लैंक दे दिया गया होगा उसे फिल करना होगा। तो विच सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज क्लियरली विजिबल इन द गिवन स्टेटमेंट। अब इसमें ऐसे कौन सी सेल्फ मैनेजमेंट की जो है स्किल यूज की गई है? तो सबसे पहली चीज यहाँ आप देखिए, फोकस, डेडिकेशन और क्लियर आइडिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजें व्यक्ति के पास तब होंगी जब वो एक क्या होगा, सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति होगा। कैसा पर्सन होना चाहिए? सेल्फ मोटिवेटेड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सेल्फ मोटिवेशन यहाँ हम लिखेंगे। सेल्फ मोटिवेशन नाम की जो हमारी एक स्किल है सेल्फ मैनेजमेंट की वो यहाँ यूज हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका हम मार्किंग स्कीम देखिए हमारे पास है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये मार्किंग स्कीम हमने साइड में ओपन भी कर रखी है, उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ क्लियर करते हैं, फिर उससे आप आंसर्स को मैच करते जाना और आंसर कैसे लिखने हैं डिटेल क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने उसे रखा है कि सीबीएसई किस तरह से हमें सिखा रहा है। ओके, सो व्हेन यू ब्रिंग द माउस ओवर अ फाइल इन एक्सप्लोरर इट विल शो द डिटेल्स। देखो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये माउस को यहाँ ले गया, देखो ये टेक्स्ट आ रहा है, एक ये टेक्स्ट आ रहा होगा, यहाँ भी आएगा, चूंकि ये सिलेक्टेड है यहाँ आएगा, है ना। जब भी आप ऐसे माउस को लेके जाएंगे किसी पे तो ये देखो हाईलाइट लिख के आया। ये टेक्स्ट क्या होता है, ये कौन सा इवेंट है, ये मतलब ये माउस को वहाँ ले जाने का इवेंट क्या कहलाएगा? तो इसको क्या कहते हैं?
तो उन्होंने पूछा है कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ड्रैग ड्रॉप बिल्कुल नहीं कहलाएगा, डबल क्लिक नहीं होगा, और क्लिक तो ये है ही नहीं, तो ये क्या कहलाता है, होवर। जब हम माउस को किसी भी जगह पे ऐसे लेके जाते हैं तो वहाँ जो ये टेक्स्ट मटेरियल हमें दिखता है तो ये होवर इफेक्ट कहलाता है। ओके, HTML अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आता भी होगा, और वैसे ICT में तो है ही। अच्छा, अब आता है हमारे पास असर्शन रीजनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी कैटेगरीज में, चाहे वो MCQ आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हो या AI का हो, दोनों में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, द क्वेश्चन इज अ डॉक्टर वर्क्स फॉर अ रिनोन हॉस्पिटल। इसमें क्या लिखा है, डॉक्टर वर्क्स फॉर, किसी के लिए काम कर रहा है डॉक्टर, ये बात यहाँ समझना है हमें असर्शन में। द स्टेटमेंट गिवन अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो देखो ये एक बात तो हो गया कि हाँ डॉक्टर जो है वो एक हॉस्पिटल के लिए वर्क करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए काम कर रहा है, मीन समवन इज वर्किंग फॉर अदर्स एंड गेट पेड फॉर देयर वर्क, और उसको उस काम के करने का कुछ पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो दैट इज अ वन काइंड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, उसको पैसा मिल रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। ओके, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन दूसरी जगह वर्क कर रहा है एंड ही इज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय नॉट एज एन ऑनर। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। हमें जब आंसर पहले ही समझ आ रहा है तो नीचे जाने की ज़्यादा ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ, फिर भी आप एक बार सारे उसको पढ़िए, मैं सारे पढ़ता हूँ ताकि उसको क्लियर रहे आपको कि हमारी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ओके, तो इसमें देखिए ब्लैंक आ गया है, द वर्क इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड noting how we spend our time and analyzing how to spend our time effectively। क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग, कंट्रोलिंग और ट्रैकिंग। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें अपने टाइम को कैसे हमने स्पेंड किया और उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, ये चीज़ क्या कहलाएगी, तो ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग, कंट्रोलिंग, इन सबसे तो ऐसा पता नहीं लगने वाला है ना। ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से हम उसी तरीके से कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज है तो पहले कौन सा वर्क करना है वो हो गया, कंट्रोलिंग का मतलब हो गया किसी चीज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल है कि नहीं अब ये इस टाइम से ज़्यादा ना निकले, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो राइट आंसर इज ट्रैकिंग। आगे नेक्स्ट चलते हैं, रामिया ट्रेवल टू, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, आप क्वेश्चंस को खुद पढ़ते जाइएगा। रामिया ट्रेवल टू Sweden from India to pursue her higher education, but she doesn't know how to speak Swedish language of Sweden because of his या देखो मैंने ये अंडरलाइन क्यों किया, इसलिए किया है कि ये स्वीडिश की बात कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ इन्होंने फिर आगे बताया है अनेबल टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ लैंग्वेज सीखने की बात आ रही है, तो किस तरह का बैरियर पूछा है उन्होंने, इंटरपर्सनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और लिंग्विस्टिक बैरियर। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये इंटरपर्सनल नहीं है, क्योंकि किसी से बात डायरेक्ट नहीं करने की हो रही है, इसमें जॉब सर्च की जा रही है, तो ये फिजिकल बैरियर हो नहीं सकता। ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोई पार्ट प्ले कर नहीं रहा है, उसकी खुद की प्रॉब्लम है कि उसको क्या नहीं आ रहा है, हाँ, सी डजेंट नो हाउ टू स्पीक स्वीडिश, तो सिंपल सी बात है, लिंग्विस्टिक बैरियर है, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी आपने पढ़ा होगा, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस में, तो ये उसकी एक बैरियर है, कम्युनिकेशन बैरियर। नेक्स्ट आता है, efforts are made to increase the solar power generation so that our electricity needs are met at the same time we do not pollute the environment or use up natural resources, which SDG can यू रिलेट दिस स्टेटमेंट टू, किससे इसे आप रिलेट कर पाएंगे, मतलब इन्होंने कहा है एफर्ट्स टू मेड टू द इंक्रीज ऑफ सोलर पावर जनरेशन। अब यहाँ आप देखेंगे कि सोलर पावर की बात की जा रही है, सोलर पावर की बात की जा रही है मीन्स ऑफ सेइंग दैट ये सोलर पावर एक तरह का कैसा रिसोर्स है हमारे लिए, तो सोलर पावर आपको पता होना चाहिए कि एक एनर्जी रिसोर्स तो हो गया, लेकिन हमारे एनर्जी रिसोर्स कितने तरह के होते हैं बेसिक, उसमें से समझिए आप। तो ये आपका किस तरह का हो जाएगा सोलर पावर, उसके
बेस पे जाएंगे तो टाइम भी लग सकता है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया उससे हिसाब से भी देखना है। इसमें हमसे जो 17 SDGs हमने पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, 9th में आप लोग पढ़ के आए हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि ये एनर्जी की बात कहाँ की गई। तो लाइफ ऑन लैंड पे नहीं होगा, ठीक है। क्लीन वाटर तो अलग चीज़ हो गई, एनर्जी वर्ड यहाँ मिल रहा है हमें, रिड्यूस इनइक्वालिटी से मतलब नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ओके, यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज को भी हमें ध्यान रखना है, इसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से भी पूछा जा सकता है, और कई तरह के क्वेश्चन होते हैं जो एक्सरसाइज से आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं, ये हमारा यहाँ से टोटल पोर्शन हो गया है एआई का स्टार्ट। इसमें सारे एमसीक्यूज एआई के होंगे, हमने 4 एमसीक्यूज ऊपर कर लिए हैं, मतलब मैं तो सारे कर रहा हूँ, आपको 4 करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें असर्शन रीजन आ जाता है, तो इसमें क्या है, वन कैन बी अ गुड सिंगर while the other can be a great athlete. Human possess different type of intelligence but at different level. हाँ, इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ए एंड आर आर द करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ आर करेक्ट बट आर नॉट इज, तो ये तो ठीक है। आप उसमें देखें, वन कैन बी अ गुड सिंगर, ओके सही है, एंड अदर कैन बी अ ग्रेट एथलीट, ये भी सही है, सिंगर भी हो सकता है एथलीट भी हो सकता है। ह्यूमन पोजेस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बट एट डिफरेंट लेवल, बिल्कुल सही है। एक लेवल पे एक तरह की इंटेलिजेंस या अलग लेवल पे अलग तरह की इंटेलिजेंस, ये अब दोनों के लिए हो सकती है, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग टाइम अलग अलग कर रहे होंगे या सेम टाइम अलग अलग कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना लेवल है, कौन किस तरह से फिट है। ओके, तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, इसे हम ये भी कह सकते हैं, अदरवाइज हम इसे ये भी कह सकते हैं कि असर्शन रीजन दोनों सही है ना। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट बैंड अ फ्यू एप्स स्टेटिंग server in the hostile nation are receiving and using the acquired data improperly. So which technologies suits best for this action। हाँ, इसके लिए क्या मतलब सही आंसर आपको मिलेगा। उन्होंने क्या बोला, कुछ ऐप जो है बैन करे हुए थे। बैन क्यों करे हुए थे, वो इसलिए बैन करे गए थे कि उनका जो है इनअप्रोप्रिएट यूज़ हो रहा था इन्फॉर्मेशन का। तो देखिए, इसमें एआई से रिलेटेड कोई बात हो नहीं रही है ना, तो एआई का एथिक्स भी नहीं है, बायस भी नहीं है, एक्सेस भी नहीं है, बात हो रही है डेटा प्राइवेसी की। किसकी हो रही है, प्राइवेसी या प्राइवेसी जो भी आप पढ़ते हैं, तो डेटा प्राइवेसी की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा स्पीड गेन कर लेते हैं। हाँ, ये फिर से देखो वही असर्शन रीजन टाइप से क्वेश्चन आपका आया है। देयर आर 4 लेयर्स इन अ न्यूरल नेटवर्क, द फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज नोन एज द आउटपुट लेयर। तो देखो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो ये गलत हो गई है कि हमारा ये चीज़ हमें पता चल गई कि फर्स्ट लेयर आउटपुट लेयर नहीं होती है, ठीक है। और 4 लेयर, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 4 लेयर हो, मल्टीपल हिडन लेयर्स उसमें होती हैं, है ना, तो 4 लेयर का होना कोई कंपलसरी बात नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, है ना। यहाँ पर किस में लिखा है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इनकरेक्ट, हाँ, तो ये बी आंसर हमारा है कि स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। आई होप दिस इज द राइट आंसर। ओके, फिर हम बात करते हैं आगे आंसर की में, आप मैच कर लेना इन्हें। ये इन्होंने बताया है कि ऑब्जर्वेशन द गिवन ग्राफ विल एंड फिल द ब्लैंक। क्या लिखा है, द न्यूरल नेटवर्क बेटर इज द परफॉर्मेंस। हाँ, कौन सा न्यूरल नेटवर्क बेटर परफॉर्मेंस, ये डेटा साइज है और ये मॉडल परफॉर्मेंस है। तो कौन कौन से हैं इसमें, पहले इन्होंने ये नीचे से कलर वाइज हमें दिया, ऊपर से देखेंगे लार्ज एन है, मीडियम एन है, स्मॉल एन है, ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिदम और स्टैटिस्टिकल लर्निंग्स। अब इसमें हमें ये देखना है कि इन्होंने हमसे एक्चुअल क्या जानना चाहा है, बेटर परफॉर्मेंस। तो बेटर परफॉर्मेंस सिंपल सी बात है, जिसमें हम लार्ज लेवल पर डेटा ट्रेनिंग करेंगे उसका आउटपुट अच्छा आएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा लार्ज एन एन यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कौन सा है, लार्ज एन एन। तो ये आप देखेंगे तो लार्ज ही लिखना है, एन एन की लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे लिखा ही है, लार्ज न्यूरल नेटवर्क हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं
यहाँ क्या है देखो, ये मैंने स्टार्टिंग में सिचुएशन दी थी कि ब्लैंक रहेगा और विदाउट ऑप्शन हमें फिल करना होगा। इज द सिंपल फाइल फॉर्मेट दैट स्टोर्स द डेटा सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये सिंपल है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको सबको पता होगा। ये एक इमेज होती है, ये डॉक्यूमेंट होता है वर्ड डॉक्यूमेंट, ये भी इमेज है, ये CSV फाइल होती है इसका, जो आपको एक्सेल में कभी वर्क किया होगा आपने तो वहाँ पर मिल जाती है ये फाइल, कॉमा सेपरेटेड होती है इसमें। अच्छा, आगे आता है हमारा नया क्वेश्चन। कॉपस कंटेंट फॉर डॉक्यूमेंट इन विच द वर्ड डाइट वाज appearing once in document 1, identify the term in which we can categorize the word diet। क्या है? स्टॉप वर्ड, रेयर वर्ड, फ्रीक्वेंट वर्ड और रिमूवेबल वर्ड। अब इसमें आपको बताना है कि हमारे पास जो है उसमें क्या है, डॉक्यूमेंट 1 में ही हमें मिला है ये कोई भी वर्ड जो हमें दिया गया है, तो इसको क्या कहेंगे, हम रेयर वर्ड कहेंगे। मिल ही नहीं रहा, बार बार मिल रहा होता तो वो फ्रीक्वेंट होता है ना, तो ये हमारा रेयर वर्ड हो जाएगा। आगे आते हैं, अभी यहाँ पे 6 क्वेश्चंस का आंसर हमको करना होगा। तो रीड द एग्जांपल गिवन बिलो यूजिंग द चैट जीपीटी टू राइट एन ईमेल फेस अनलॉक टर्मिनोलॉजी मोबाइल फ़ोन यूजिंग। तो इसको इन्होंने क्या बताया है, चूज द ऑप्शंस दैट आर नॉट एआई। तो इसमें से एआई कौन नहीं है, तो चैट जीपीटी, ये तो एआई है ना। और टर्निंग ऑफ लाइट्स विद आईओटी डिवाइस, अगर आईओटी डिवाइस से आप लाइट्स को टर्न ऑन और ऑफ कर रहे हो तो इसमें आई थिंक एआई का कोई यूज़ नहीं हुआ है ना। हैंड सैनिटाइज़र और इसमें सेंसर लगा है तो ये भी नहीं है। तो फेस रिकॉग्निशन तो हमारा कंप्यूटर विजन का पार्ट हो जाएगा, है ना, तो ये कैमरा हमारा सीवी का पार्ट हो जाएगा। और चैट जीपीटी हमें पता ही है कि जीपीटी जो होता है वो जनरेटेड प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ जनरेटिव एआई हो गया। तो इसमें एआई कहाँ नहीं है, ये नॉर्मल हमारे सेंसर्स के बेस पे काम हो जाएगा, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, जिसमें हमें ऑप्शन 3 और 4 मिलेगा। इसमें 3 है लेकिन 4 नहीं है, हाँ इसमें 3 और 4 दोनों हैं, इसमें पहला, तीसरा और चौथा है। तो पहला तो सही है कि वो एआई है, ठीक है, तो ये हमने निकाला नॉट एआई। नेक्स्ट क्या है, ये फिर से आया, रेफर द टाइप ऑफ फीचर दैट वी वांट टू कलेक्ट। अब इसमें क्या है, क्या कलेक्ट करते हैं, या फिर ऐसा कौन सा फीचर है जो कलेक्शन से रिलेटेड है ना। द फी रेफर टू द टाइप ऑफ फीचर्स दैट वी वांट टू कलेक्ट। तो इसमें किसे हम कलेक्ट करते हैं, तो डेटा भी हम कह सकते हैं और डेटा फीचर भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, डेटा फीचर्स। डेटा फीचर को ही कलेक्ट किया जाता है, इसको आपने एआई प्रोजेक्ट साइकिल में अच्छे से पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द डेटा साइंस। इसमें डेटा साइंस का सही एप्लीकेशन कौन हो जाएगा, सबसे पहले आया है टेक्स्ट समराइजेशन, टारगेट एडवर्टाइजमेंट्स, फेस लॉक इन स्मार्टफोन और ईमेल फिल्टर्स। देखिए किसका पूछा है इन्होंने, डेटा साइंस। डेटा साइंस के लिए आपको, अगर आपने डोमेन है तो वहाँ आपको एक वर्ड आया होगा कि, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस से समझ सकते हो कि आपको डेटा के बेस पे ही रिकमेंडेशन आ रहे होते हैं ना। तो टारगेटेड वे में चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, तो टारगेट एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसी को जब एआई के थ्रू यूज़ किया जाता है तो जीएएन का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इन इमेज और वीडियोस। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंस्टेंट सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन और इमेज सेगमेंटेशन। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोला उसने, थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप यहाँ पर। फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंस्टेंस ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन इमेज और वीडियो, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर हमें समझना है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कहेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द चैटबॉट टाइप। अब इसमें से हमने जो चैटबॉट के टाइप्स पढ़े हुए हैं उसका टाइप बताना हुआ है। अब आपको अगर याद है तो कमेंट कर सकते हैं कौन कौन से आपने बॉट पढ़े हुए हैं। तो चैटबॉट के लिए क्या लिखा है, इट लर्न्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। ये अपने एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस से सीखता है। इट ऑल्सो बिल्ड्स ऑन इट्स कैपेबिलिटी बेस्ड ऑन दी नॉलेज, अपने नॉलेज के बेस पे ही ये काम करता है। मीन्स these can collaborate with human working alongside them and learning from their behavior। मतलब जो सीखता है, तो ये सिंपल सी बात है, जो सीखता है वो इंटेलिजेंट है और जो इंटेलिजेंट है वही स्मार्ट है।
ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, F1 स्कोर इज द मेजर ऑफ द बैलेंस बिटवीन। अब इसमें आप किसके साथ बैलेंसिंग करते हैं जब आप एक F1 स्कोर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, है ना। तो सिंपल एक्यूरेसी प्रेसिजन होगा, प्रेसिजन रिकॉल, रिकॉल एक्यूरेसी, और रिकॉल या रियलिटी। तो सिंपल सी बात है, हम प्रेसिजन और रिकॉल इन्हीं में ही एक बैलेंस या रिलेशन ढूंढते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिजन एंड रिकॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें फिर से वही कंडीशन कुछ है। तो क्वेश्चन क्या आया यहाँ पर, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जिसमें आंसर लिखना है। अगर आपको लर्न नहीं किया हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप पहले कोशिश करें कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन को ही अच्छे से अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, तो सृष्टि लर्न्स अबाउट एआई टर्मिनोलॉजीज बट सी was not able to recollect the term that is used to refer to machines that perform tasks with vast amount of data using neural network help for विद द करेक्ट टर्म। अब उसको ऐसी मशीन के बारे में बताइए जो न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करती है और बहुत ह्यूज अमाउंट में उसको डेटा चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। तो आपको यहाँ जब आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो इसमें ML DL सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो यहाँ हमारा जो आंसर होने वाला है वो है डीप लर्निंग। ओके, डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा डेटा की नीड रहती है हमें। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या आता है, द आउटपुट गिवन बाय द AI मॉडल इज नॉन एज रियलिटी, द रियल सिनेरियो इज नॉन एज प्रिडिक्शन। तो ये आपका यहाँ पर समझने का एक फंडा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या लिखा है, द आउटपुट गिवन बाय AI मॉडल इज नॉन एज रियलिटी, तो ये तो संभव नहीं है। एंड द रियल सिनेरियो इज नॉन एज प्रिडिक्शन, उल्टा लिख रहे हैं। तो इन दोनों ही गलत हो गए। तो हम सिंपल ही कह सकते हैं कि दोनों ही गलत, सॉरी वो गलत जगह लग रहा है, उसको सही लगाया जाए कि बी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। जबकि रियलिटी क्या है, जो रियल सिनेरियो है, और प्रिडिक्शन क्या है, जो एआई मशीन ने बताया है। तो दोनों आंसर यहाँ पे उन्होंने, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स को गलत किया हुआ था। अच्छा, ये बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मतलब डेफिनेशन टाइप से क्वेश्चन MCQs बने हुए हैं, इनमें आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है और टाइम नहीं है तो डोंट वेस्ट द टाइम आप। लेकिन इस वाले में तो आप देखेंगे ना तो स्किप करना आपके लिए मुश्किल भी हो जाएगा, है ना। दो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, तो पढ़ सकते हैं फिर। Rajat has made a model which predicts the performance of Indian cricket player in upcoming matches. He collects the data of players' performance with respect to stadium, bowler, opponent team, and health. This model works with good accuracy and precision value. Sorry, this नहीं, his model. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। अब ये सारी चीज़ें उसने कर रखी हैं, तो इसमें से हमें बताना है कि ये गलत क्या हो सकता है इसमें से। डेटा गैदर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेडियम, बॉलर्स, अपोनेंट टीम एंड हेल्थ इज नोन एज टेस्टिंग डेटा। एक तो ये इन्होंने यहाँ निकाला। फिर क्या लिखा है, गिवन डेटा टू एन AI मॉडल टू चेक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज टेस्टिंग डेटा। डेटा गिवन टू AI मॉडल टू चेक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो ये दोनों चीज़ों को चेक करेगा, वही ट्रेनिंग डेटा कहलाएगा, वो सॉरी टेस्टिंग डेटा है। ओके, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा आर एक्वायर्ड इन द डेटा एक्विजिशन स्टेट। बिल्कुल, वो वहीं किए जाएंगे, और कहाँ किए जाएंगे। ट्रेनिंग डेटा इज ऑलवेज लार्जर एज कम्पेयर टू टेस्टिंग डेटा। बिल्कुल भाई, 70-30 का आंकड़ा है दोनों में, या 80-20 का आंकड़ा होता है दोनों में। 80% आपकी ट्रेनिंग होगी, 20% टेस्टिंग होगी, 70% ट्रेनिंग होगी, 30% टेस्टिंग होगी, ऐसा चलता है। जबकि यहाँ हमें क्या कहा जा रहा है, तो ये पहला ऑप्शन हमें थोड़ा सा अलग मिल रहा है। उन्होंने क्या बोला कि ये सारी चीज़ें जो गैदर करी गई हैं ये टेस्टिंग डेटा, इतना सारा टेस्टिंग डेटा थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो ये सारा ट्रेनिंग डेटा रहा होगा, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा उसको टेस्ट किया। तो ये आपका पहला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी चैनल्स डज अ कलर इमेज हैव। अब ये बताना है कि ये कलर इमेज में कितने चैनल्स होते हैं।
तो आपने जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से 3 चैनल्स होते हैं। कितने चैनल्स होते हैं? 3। यहाँ आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और ये सारा आपका सीबीएसई की जो फैसिलिटेटर हैंडबुक है उसी से आया हुआ है, बाहर से नहीं निकलता है इसमें से कुछ, है ना। फिर आगे अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, विच फीचर ऑफ एनएलपी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ द पीपल मेंशन द with the feedback? Virtual assistant, semantic analysis, text classification, automatic summarization। अब इसमें से आपको समझना है कि NLP हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ पीपल मेंशन विद द फीडबैक। तो ये किस में हो जाएगा? इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं सेंटिमेंटल या सेंटिमेंट एनालिसिस, जो इमोशन को, सेंटिमेंट्स को क्या करेगा? एनालाइज करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सार्थक मेड अ फेस मास्क डिटेक्टर। ओके, किसी ने एक बनाया है फेस मास्क डिटेक्टर सिस्टम बनाया है। क्या बनाया? इस किस काम के लिए बनाया है? विद द which he had collect the data set and used all the data set to train the model, then he used the same data to evaluate the model, which resulted in the correct answer all the time but was not able to perform with unknown data set. Name the कॉन्सेप्ट। हाँ, इसमें सिंपल है कि हमने जितने के साथ ट्रेनिंग करी है डेटा की, या जो हमने उसमें फीड कर दिया, उसके हिसाब से वो समझ पा रहा है। अब जिसे नहीं जानता उसे क्या कहेंगे? तो ये आपकी एक तरह से डेफिनेशन इसमें छुपी हुई है। किसकी डेफिनेशन छुपी हुई है? तो आप उसमें समझ गए होंगे। तो ये किसकी डेफिनेशन हो सकती है? ओवर फिटिंग की डेफिनेशन हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ओवर फिटिंग। ये आपको इस तरह से आंसर उसका नंबर डाल के मेंशन करना पड़ेगा। चलिए, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज का, मतलब सेक्शन 1 का, जिसमें हमें क्या दिया गया है? नहीं, हाँ ठीक है। Aditi, a student of class 12th, develop a chatbot that clarifies the doubts of economics students. He trained the software with a lot of data sets clearing to the difficulty levels. If any student would type or ask question related to economics, the software would give an instant reply. Identify the domain in which the डोमेन ऑफ एआई इन द गिवन सिनेरियो। अब इसमें आपको बताना है कंप्यूटर विजन होगा, डेटा साइंस, एनएलपी, या नन ऑफ दीज होगा। भाई नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता है ना। उसने किस तरह का चैटबॉट बनाया हुआ है? अब यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी है, ऐसे चैटबॉट बनाया है तो चैटबॉट किस पे काम करेगा, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। भाई कोई लोग कह भी ये भी सकते हैं कि सर डेटा कलेक्ट करके रखा है उसने और बहुत सारा डेटा दिया तब जाके वो काम कर रहा, नहीं। लेकिन हमने चैटबॉट है, चैटबॉट हमेशा किस पे काम करेगा? लैंग्वेज पे काम करेगा। तो एनएलपी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच इवैल्यूएशन पैरामीटर टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल द करेक्ट प्रेडिक्शन। इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा पैरामीटर जो होगा जो करेक्ट प्रेडिक्शन की बात करेगा? करेक्ट प्रेडिक्शन मतलब एक्यूरेसी, सिंपल सी बात है ये, है ना। तो यहाँ कहाँ लिखा जाए? इसको ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है, जितने भी आपके मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर हैं, अगर इनका प्रिंट ले सकते हैं देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल। और मैं तो कहता हूँ सारे सब्जेक्ट्स के लिए लीजिए। एग्जाम स्ट्रेटजी मतलब सबके लिए। क्या है ये? दैट मीन्स अ पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट अगर आपने देखो यहाँ से पढ़ लिया तो यहाँ से पता चल गया आंसर क्या होगा, क्योंकि इधर दिख रहा है उससे पता लग जाएगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पिक्सल, जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? पिक्सल। पिक्सल मीन्स पिक्चर एलिमेंट। तो पिक्चर एलिमेंट हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अगला क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंटेक्स ऑफ अ लैंग्वेज? सिंटेक्स का मीनिंग क्या यहाँ पर आप समझते हैं? मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, सेमेंटिक्स ऑफ अ सेंटेंस और सिनोनिम ऑफ अ सेंटेंस। नहीं, यहाँ आपका जो हो जाएगा हमारा मतलब सिंटेक्स जब भी हम यूज करते हैं तो वो होता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करना है ना, कैसे कोई सेंटेंस फॉर्म होगा। ओके नेक्स्ट,
Which algorithm results in two things, a vocabulary of words and frequency of the words in the corpus? तो अब बताना है आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा. विच एल्गोरिदम रिजल्ट इन टू थिंग्स. कौन सी होती है? सेंटेंस सेगमेंटेशन, टोकनाइजेशन, बैग ऑफ वर्ड्स, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन. तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बैग ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट क्या हो रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो रिजल्ट इन अ हाई फॉल्स पॉजिटिव कॉस्ट. अब इसमें क्या हो जाएगा? वर्चुअल आउटब्रेक, फॉरेस्ट फायर, फ्लड और स्पैम फिल्टर. सिंपल है यार, स्पैम फिल्टर हो जाएगा. ओके, चलते हैं आगे. हमारा मेन जो आज का डिस्कशन का पूरा पर्पज है और पोर्शन है वो है सेक्शन बी. इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये हमारे यहाँ पर मार्किंग स्कीम है. तो मैंने यहाँ आपको ये दिखाने के लिए इसे हाईलाइट किया है कि ये मार्किंग स्कीम ऑफिशियल सीबीएसई ने की है. ये सेंटेंस वैसे ही लिखे होंगे जो वहाँ से कॉपी पेस्ट है. अब देखो इसमें ये आंसर आ रहे हैं, हमने ये सब लिखा हुआ है, सेम टू सेम हमारे आंसर हैं. अब देखिए, अब यहाँ क्या चीज़ आ रही है? ये एनसीईआरटी और कहीं से नहीं उन्होंने देखो लिया है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, है ना. नेक्स्ट क्या है इसमें? फिर नेक्स्ट ये एआई वाले उसी बुक से हैं जो हमें पढ़ने के लिए मिलती है, फैसिलिटेटर हैंडबुक. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और देखिए इसमें सबके लिए बताया भी गया है यूनिट चैप्टर क्या है, मार्क्स कितने अवार्ड किए जाएंगे. तो ये तो सिंपल था, 1 मार्क्स क्वेश्चन थे. अब हमारे पास जो मेन सेगमेंट आता है दैट इज subjective type question. In this segment we have to focus over the thing that is the language and the words or the clarity of writing, the way of writing, किस तरह से हम लिख रहे हैं, हमारी राइटिंग कैसी होनी चाहिए. ठीक है, the pen is not working, just a second. पेन इज़ नॉट वर्किंग. हाँ, नो नीड टू राइट एनीथिंग. अभी हमें क्या ज़रूरत है, केवल ये समझना है कि आंसर हमें लिखना कैसे है. तो देखो सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर. अभी यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो 20 to 30 वर्ड्स होना चाहिए. 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आगे इन्होंने लिखा होगा कि 50 to 80 मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है. इसमें देखिए प्रोग्राम्स आने नहीं हैं तो वो समस्या भी नहीं. अब यहाँ क्या है, इसमें हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या थ्री क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना. 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स ये हैं. तो ये सभी क्वेश्चन आपके किससे? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से हैं. पांचों यूनिट से एक क्वेश्चन आया है. तो लिस्ट 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखनी. इन्होंने हमें क्या बताया, देखिए 5-6 लिखी हुई हैं. क्या लिखा है? सिंपल लैंग्वेज, रिस्पेक्टफुल others opinion, be respectful of others opinion, do not form assumption on culture, religion और geography. ये सारी चीज़ें लिख के इन्होंने क्या लिखा है? 2 मार्क्स फॉर एनी 2 करेक्ट पॉइंट्स फ्रॉम द एबव. आपने जो भी पढ़े हैं और रिलेटेड इससे हैं तो आप एनी 2 पॉइंट्स लिखेंगे. इन्होंने एनसीईआरटी में बता दिया कि पेज नंबर क्या है. अगर सही 2 पॉइंट लिखे हैं आपको तो 2 मार्क्स मिलने वाले हैं. ठीक है, ये आपके लिए एक रिवीजन एक्सरसाइज भी है. आप इनको अच्छे से लर्न कर लें, पास होने लायक इसमें से भी मटेरियल आ जाएगा आपका. और एआई एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है. इफ़ यू फेल्स इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट, फेल्स मीन्स इफ़ यू are not good in any mandatory subjects, English, math, social, no, science, math and social science, then the AI marks will be the main part in your percentage. Otherwise you are scoring very less in any subject, then you have to cover all the numbers in AI और the best 5 पॉलिसी जो हमारी है सीबीएसई की कि बेस्ट 5 को ही हम ऐड करेंगे. तो उस बेस्ट 5 में हमारा एआई का बड़ा योगदान होता है. तो ये हम इसको समझ लेंगे. अब इसमें देखिए इन्होंने कोई पॉइंट्स इसलिए नहीं लिखे हैं, कोई विशेष वर्ड नहीं आएगा उस जो आप भी यूज करेंगे तो वो
सिंपल है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन इससे रिलेटेड वर्ड आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स इन लाइफ, लाइफ में गोल सेट करने का जो है हमारा क्या है, ये सेल्फ मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है, और इसको मैंने एक इंपॉर्टेंट यूनिट बताया आपको, है ना। क्यों, क्योंकि इससे हमें 2 मार्क्स इधर मिल रहा है, 3 मार्क्स उधर भी मिल रहा है। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, सॉरी 3 नहीं, 2 मार्क्स उधर मिलना चाहिए, 2 उधर 2 इधर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स, क्या इम्पोर्टेंस है, देखो इसमें इन्होंने बताया है, द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प्स you decide on how to live your life, where you want to be and how you want to be in the future। तो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा वाला ज़्यादा अच्छा है। it helps you to focus on the end result instead of less important work, this will make you successful in your करियर एंड पर्सनल लाइफ। ये आपके लिए 2 बेटर ऑप्शन है, और सभी में जो 2 मार्क्स का इन्होंने यही लिखा है कि रेलेवेंट 2 आप कोई भी लिखेंगे तो 2 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे। ये पेज नंबर 55 पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आई है कहानी ट्रोजन हॉर्सेस की। द ट्रोजन हॉर्स वॉज a wooden horse said to have been used by the Greeks during the Trojan War to enter the city of Troy and win the war। तो द टर्मिनोलॉजी और कह सकते हैं द वर्ड ट्रोजन हॉर्स मीन्स द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। देखिए तो ये एक तरह का वायरस होता है, और इसमें इन्होंने लिखा है ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, मालवेयर वायरस। तो आपको यहाँ प्रॉपर लिखना है, वायरस अकेले से काम नहीं चलेगा, किस टाइप का वायरस, बहुत सारे होते हैं, मालवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है ना, बूट सेक्टर वायरस, फाइल करप्ट करने के लिए जो होते हैं हमारे वो मालवेयर वगैरह होते हैं, वो बूट सेक्टर में कंप्यूटर मतलब पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है। विच मालवेयर विच डिसगाइजेज इटसेल्फ, ये 1 नंबर यहाँ तक बन गया। इट अपीयर्स टू बी a useful software program but once it reaches a computer it starts behaving like a virus and destroy the data। ये धीरे धीरे अपने आप को जैसे ही चलेगा रेडी करके आपका सिस्टम खत्म कर देगा। अब देखो मार्क्स कैसे मिल रहा है, यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है, 2 मार्क्स आपको फ्री में नहीं मिलने वाले। देखो उन्होंने पहले क्या बताया, 1 मार्क्स फॉर एक्टिंग लाइक यूजफुल प्रोग्राम, अभी आपको मतलब एंड 1 मार्क फॉर द वर्ड्स डिस्ट्रॉइंग करप्टिंग डिलीटिंग। अब ये आपके लिए कितना अच्छा है, पहला मार्क्स किसके लिए मिल रहा है कि ये क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए मालवेयर, इतना सा। दूसरा क्या है, वर्ड क्या लिखा होना चाहिए आपका, डिस्ट्रॉय करप्टिंग, ये जरूर लिखा होना चाहिए। फिर इसमें इन्होंने क्या लिखा, ओनली हाफ मार्क्स विल बी अलॉटेड इफ एनी मालवेयर हार्मफुल प्रोग्राम वायरस सिस्टम मेंशन, अगर आप केवल लिखते हैं इज अ वन काइंड ऑफ वायरस, ठीक है, इट इज़ हार्मफुल प्रोग्राम, तो ये आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ओके तो आपको पहला तो आइडेंटिफाई करना है क्या, फिर इसका मेन वर्क क्या है वो बताना है, दोनों का आपको मिला के मिल जाएंगे 2 मार्क्स। ये होती है स्टेप मार्किंग, ये आप समझ सकते हैं। मैथ्स की कॉपी कभी आपकी चेक करी होंगी टीचर्स ने और आपको बताया होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि हमारा जो मार्क्स मिल रहे हैं हमें वो किस बेस पे मिलते हैं, है ना। 1 सेकेंड, पेन चल जाएगा तो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस हो जाएगी मेरे लिए, बिना लिखे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। चलिए, और इसको अपने ऐसे मित्र बंधु सखा जो लास्ट मोमेंट में पढ़ने के शौकीन होते हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से जो आ रहा है ये स्टेप वाइज मार्किंग के लिए आ रहा है, ठीक है। स्टेप मार्क्स आपके सभी सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं, नॉट ओनली इन मैथ्स। मैथ्स में तो आपको पता है, मैथ्स में तो ये यूनिवर्सल रूल है कि आप जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे मार्क्स होंगे। यहाँ वर्ड्स पे है क्योंकि ये आई है और इसी में खेला हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं, हाउ इज सोसाइटी हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स इन द बिजनेस। तो सोसाइटी हेल्प करती है भाई उनके बिजनेस को, यूज़ करती है सर्विसेज को। क्या सर्विस है, तो क्रिएटिंग नीड्स, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, बाइंग सेलिंग आइटम्स और मेकिंग मनी, एनी टू। देखो ये बताओ 25 वर्ड के लिए बोला था, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 वर्ड्स में मिल जाएगा। अब ज़रूरी भी नहीं, ज़बरदस्ती भी नहीं घुसाना है हमें मटेरियल उसके अंदर। पता चला आंसर हमने आधे पेज का लिख दिया, तो ये भी नहीं करना है। ये यहाँ से समझने में पता लगेगा ना कि सीबीएसई चाहता क्या है। हाँ,
अगर आप चाहते हैं कि 20 वर्ड्स में लिखा जाए तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हो कि क्रिएटिंग नीड्स, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, तो आप इसमें लिखते हो कि सोसाइटी जो है आपकी वो आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही है, वो अपनी नीड के हिसाब से उनको ले रही है। या ये वाला समझा दो कि आप जब खरीदते हैं बेचते हैं तो आप उसके एक पार्ट बन जाते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, इस तरह से तो हेल्प कर रहे हैं। तो ये 2 मार्क्स हो जाएंगे आपके। आपको ये मार्किंग स्कीम में जो स्टेप्स बताए गए उसके ऊपर ध्यान देना है। मेंशन एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो 2 कोई भी एक्टिविटीज आपको लिख देनी है। इन्होंने इसमें लिखा है 1 मार्क फॉर ईच वैलिड पॉइंट और एनी 2 रेलेवेंट आंसर्स अदर देन द, हाँ मतलब कोई भी 2 आपको पॉइंट लिखने हैं। इन्होंने ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का बताया, कटिंग डाउन द फॉरेस्ट बताया, आप कुछ यूज़ ऑफ प्लास्टिक भी बता सकते हो, है ना, और स्प्रेडिंग द हार्मफुल एलिमेंट इन द एनवायरनमेंट, है ना। ये कई सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। और अब आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आ गया, ये टोटल एआई के क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ एआई के 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं और 4 मार्क्स क्वेश्चन हैं। ये जेड बन गया है ना। बात करते हैं हम ऑल ऑफ अस यूज स्मार्टफोन व्हेन वी, देखो यहाँ ये कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उसको घुमा देते हैं। पूछना क्या है, वाई डू ऐप कलेक्ट सच डेटा, मतलब जो परमिशन ले रहे हैं ये क्यों करते हैं। अब इसका आंसर आपको पता है, लेकिन ये कुछ लोग ऊपर से जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके फ्यूज उड़ जाते हैं। when we install a new app it takes ask us to for the several permissions to access your phone's data in different ways. why do apps collect such data, भाई ये इसलिए ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम डिज़ाइन करके दे दें, है ना। टू प्रोवाइड द कस्टमाइज्ड नोटिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड द एक्यूरेसी ऑफ द ऐप। देखो टू पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो सिंपल है, जैसे आपको पता हो, अगर नहीं पता तो आज ये एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ कि आप अपने यूट्यूब में जो है हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री, उसको अगर आप ऑफ कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही आप पॉज कर देंगे आपकी जो फीड आ रही है यूट्यूब से वो आना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक एआई है और एआई इज़ ऑल अबाउट डेटा। पहले क्या था, जब तक एआई नहीं थी उसमें आता था कुछ ना कुछ दिखेगा ज़रूर पेज पे, वो वीडियोस रैंक कर रहे होंगे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। अब एल्गोरिथम में एआई काम कर रहा है। अब एआई क्या देखेगा, फीड देखेगा। भाई साहब क्या है, फूडी हैं तो उन्हें फूड व्लॉग दिखेंगे, भाई साहब पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ने वाले वीडियोस के रिकमेंडेशन आएंगे, इन्हें मोटिवेशन ज़्यादा चाहिए, इस तरह का मटेरियल आता रहता है। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ हिस्ट्री को पॉज कर दो, है ना। और ये परमिशन जो है आपकी आपके लिए एक फीड जनरेट करके दे रही होती हैं, है ना। फिर क्या आया है, शीर्षा देविशा वांट टू मेक अ मॉडल विच ऑल सॉरी विच विल ऑर्गेनाइज द unlabeled input data into groups based on features with learning model। तो अब ये आपने देखा, इसमें इन्होंने एक चीज़ लिखी, organize the unlabeled input data into groups। अब आप ये समझ लो कि unlabeled data को ग्रुप में हम कब वो करते हैं यूज। यहाँ भी आइडेंटिफिकेशन वाला, इसमें स्टेप मार्किंग आप समझिए। तो विच लर्निंग मॉडल शुड दे यूज, अब आप सोच लीजिए। और अगर आपको मार्किंग स्कीम दिखाने, आंसर दिखाने से पहले याद आ गया तो कमेंट में लिखना ना भूलें, है ना। तो ये देखिए क्लस्टरिंग मॉडल यूज होगा, ये सिंपल सी बात, पहचानने के लिए एक नंबर मिल गया। क्लस्टरिंग मॉडल और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज यूज टू ऑर्गेनाइज द अनलेबल्ड इनपुट डेटा इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन फीचर्स। ये हो गया, एक नंबर यहाँ तक आपका पक्का बनता है ना। लिखा है 1 मार्क फॉर आइडेंटिफाइंग द नेम एंड ऑफ द एल्गोरिदम एंड 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। अब इसमें आपको एक क्लस्टरिंग या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसकी यहाँ पे क्या लिख देनी है, पूरी डेफिनेशन लिखनी है। क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम which can cluster unknown data according to the pattern or trends identified out of it. The pattern observed might be the ones which are known to the developer, or it might even come up with some unique patterns out of it। तो आपको एक नंबर यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें ऐसे नंबर क्यों मिल रहा है, तो देखो सिचुएशन जैसी होगी उस तरह का क्वेश्चन
मतलब फ्रेम करना पड़ेगा आंसर आपको। ओके, अजय wants to access data from various sources. Suggest him any 2 points that he needs to keep in mind while accessing data from any data source. क्या कर रहा है, एक मतलब डेटा कलेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। wants to access data from various sources, मतलब वो सोर्स से देख रहा है डेटा कि उसे कुछ ज़रूरत है, तो उसको क्या बताइए आप, हिम एनी 2 पॉइंट्स दैट नीड्स टू कीप इन माइंड वाइल एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम, हाँ सॉरी, वो एक्सेस कर रहा है तो क्या क्या उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा डेटा विच इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक यूजेज ओनली शुड बी टेकन अप। हाँ, ऐसा डेटा लेना है जो पब्लिक के लिए यूज़ में है, मतलब किसी का कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं लेके आना कहीं से जो पब्लिक यूज के लिए ना हो, है ना। पर्सनल डेटा सेट शुड ओनली बी यूज्ड विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। हाँ, अगर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी से भी लेके आए तो उसकी कंसेंट होना चाहिए, नहीं तो वो आपके ऊपर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वन शुड नेवर ब्रीच समवंस प्राइवेसी टू कलेक्ट डेटा। देखिए, डेटा कलेक्शन में जब भी आप डेटा एक्सेस कर रहे हैं किसी की प्राइवेसी को आप वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ये कंपनी जब डेटा ट्रेनिंग करती है ना तो हमारे डिवाइसेस से ये डेटा को चुरा लेती हैं, किसी से कहना मत। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे ऐप्स को बैन कर रखा था, है ना। तो ये डेटा कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ लिखा है, एनी 2, 1 मार्क फॉर ईच वैलिड पॉइंट। तो 2 नंबर का है ना, तो सीधा है कि 2 पॉइंट्स कोई लिखो और 2 नंबर ले जाओ। हमने 3-4 समझ लिए हैं। डेटा शुड बी रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, ये बस हो गया। बस इसमें सिंपल है, डेटा सोर्स क्या है वो एक वेरीफाइड होना चाहिए, रिलायबल रिसोर्स से डेटा लेना, ये लिखा हुआ है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे ताकि। अब अगला क्वेश्चन क्या आया है, एक्सप्लेन द रेजोल्यूशन विद एन एग्जांपल। तो इसमें क्या डेफिनेशन ही लिखना है, रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज अक्रॉस द विड्थ एंड हाइट, फॉर एग्जांपल दिस। तो देखो इन्होंने लिखा 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन, 1 मार्क फॉर एग्जांपल। ये सिंपल, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल लिखें आप। उसमें डेफिनेशन का आप जब एग्जाम्पल देंगे ना तब क्लियर होगा कि आप जो कर रहे हैं दैट इज़ राइट और कैसे करना चाहिए था। अभी आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन हो गया है, 15 पे आ गए हैं, थोड़ा सा और बच रहा है हमारा। आइडेंटिफाई एनी 2 स्टॉप वर्ड्स विच शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, वाई। तो यहाँ एक इन्होंने लिखा है कि आपको ये पढ़ना है, अब क्या रिमूव नहीं करना है। तो सिंपल है, अगर आप इसमें से समझ जाएंगे, टू गेट टू हेल्प द सपोर्ट वेदर यू आर सॉल्विंग नाउ और नीड द और पास्ट पर जो कॉन्टेक्ट, तो इसमें से क्या नहीं करना है, स्टॉप वर्ड्स निकालने। तो आपको देखो यहाँ पे ये सिंपल है, बता देता हूँ मैं, ये नहीं निकालना है, ऐट का साइन नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, अगर ऐट का साइन आपने निकाल दिया तो आपका जो ये मेल एड्रेस है ये बिगड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ समझते हैं, स्टॉप वर्ड इज द गिवन सेंटेंस विच शुड नॉट बी रिमूव्ड आर एट फुल स्टॉप अंडरस्कोर नंबर्स, ठीक है। तो ये एक रीजन देना है वहाँ से, तो वो हो गया कि कौन सा उसमें से नहीं निकालना, ये मेन बताना है स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं। तो होता क्या क्या है कि स्पेशल कैरेक्टर समझ लीजिए, लेकिन उनमें भी एट और फुल स्टॉप का साइन, अंडरस्कोर का साइन और नंबर से इन्हें नहीं निकाला जाता है। फिर इसका रीजन भी आपको लिखना है। तो 1 मार्क फॉर आइडेंटिफाइंग एनी 2 स्टॉप वर्ड्स। तो स्टॉप वर्ड आपको एग्जाम्पल में लिख देने की हमें ये मिले हुए हैं, या इस तरह से आप लिखेंगे तो समझ जाएंगे फिर। और 1 मार्क फॉर वैलिड जस्टिफिकेशन, दीज टोकन्स आर जनरली कंसिडर्ड एज द स्टॉप वर्ड in the above sentence. These tokens are part of email id. Removing these tokens may lead to invalid website address and email id, so the word should not be removed from the above sentence. तो स्टॉप वर्ड नहीं रिमूव किए जा सकते क्योंकि वही उसकी एक सही पहचान बताते हैं, है ना। ड्रॉ द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा, टोटल नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव 100, टोटल नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव 47, टोटल नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो सिंपल है, हमें बनाना आ जाता होगा, सबको इतना पता होना चाहिए कि प्रेडिक्शन और रियलिटी को हम किस तरह से रखेंगे। तो हमारे टोटल जो हैं वो कितने हैं, यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव 100 हैं और फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, 62 हैं। तो हम पहले मैट्रिक्स में कैसे बनाएंगे कि हमारे जो ट्रू पॉजिटिव हैं वो 100 हैं और ट्रू नेगेटिव 62 हैं। तो ये प्रोडिक्शन हमारा यस है, मतलब ट्रू पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव। फिर
ये आ गया हमारा फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। तो ये हमने इससे पूरा का पूरा अपना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लिया। हाँ, बस कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें एक एक टर्म लिखने के लिए आपको हाफ हाफ मार्क्स मिलेगा, तो आपका हाफ इंटू 4 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या इन्होंने दिया है हमें, अब इसमें से आपको 3 क्वेश्चन जो हैं करने हैं 5 में से, 5 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 5, जो भी आप समझें। 3 आउट ऑफ 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे सिंपल इसमें एक तो ये फिगर दिया है, इसको आप अगर आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आप समझ जाओगे इसको समझा के। दूसरा ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो ऊपर आपने किया है लगभग वैसे इसमें बस F1 स्कोर और ये सारी चीज़ें देखनी। तो चलो हम पहले देखते हैं अपना 7, जिसमें केवल AI क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स में, आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं आना है। योर ग्रैंड मदर वॉच इज यू यूज़ AI एप्लीकेशन, सी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट, मतलब आपको ये कुछ AI एप्लीकेशन यूज करते आपकी ग्रैंड मदर ने देखा है, वो आपसे समझना चाहती हैं कि AI के बारे में। तो सही एग्जाम्पल डेफिनेशन आपको बताना है। तो अब यहाँ देखो आप इसका आंसर पढ़ेंगे तो है ना, मशीन, अब सिंपल सी बात है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ AI, है ना। आप आपसे पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज AI, ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना पूछना है, लेकिन उन्होंने कहानी बना दी है। व्हेन अ मशीन possesses the ability to mimic human traits, make decision, predict the future, learn, देखो ये हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन, प्रिडिक्ट फ्यूचर, लर्न, इम्प्रूव, ये सब क्या है, ये आपके कीवर्ड्स हैं। और आपने सीखा होगा लिखना, जिन्होंने नहीं सीखा है इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ आपको हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं कि स्केच पेन से लिख रहे हो या आप उसको बार बार पेन चला रहे हो, अंडरलाइन कर दें जैसे मैंने अभी यह करके बताया। तो ये आपको क्या हो गया, ये आपकी AI की डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन दीजिए, एक छोटा सा कोई एग्जांपल एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स फॉर डेफिनेशन ऑफ AI विच इंक्लूड्स अ हाईलाइट टर्म्स। हमने क्या बोला था, स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे लिखना है, क्या वर्ड लिखना है, ये आप CBSE की स्कीम से समझ लो। हाईलाइटेड लिखो, ठीक है। मार्क 2 मार्क फॉर एन एग्जाम्पल, तो ये आपका एग्जाम्पल। 1 मार्क फॉर एनी AI मशीन एग्जाम्पल विच मिमिक द ह्यूमन ट्रेट्स। तो यहाँ इन्होंने देखो पहले तो ये डेफिनेशन लिखी, फिर यहाँ क्या लिखा, मशीन बिकम इंटेलिजेंट वंस दे आर ट्रेंड विद सम डेटा which helps to achieve the task. फिर AI machine also keep updating their knowledge to optimize their output. For example, Netflix gives us recommendation on the basis of what we like, whatever, sorry, whenever we start liking a new genre, it updates एंड गिव बेटर सजेशंस। तो ये आपको एक नेटफ्लिक्स का एग्जांपल और उसका बिहेवियर भी बता दिया यहाँ समझा के, पूरा अपने डेफिनेशन को समझाया। तो आपको ये मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि हाईलाइटेड टर्म्स जो हैं ये लिखने हैं और इन्हें अंडरलाइन जरूर करें, ठीक है। ये 4W से आ गया है आपका क्वेश्चन। अखिल वांट टू लर्न द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम एंड, सीधी सी बात है यहाँ, या आपसे सीधा प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट पूछना चाह रहे हैं, या पूरा का पूरा 4W पे एक शॉर्ट नोट चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि 4W क्या होता है, कैसे काम करता है। तो प्रॉब्लम कैनवास हेल्प्स आइडेंटिफाइंग द की एलिमेंट्स रिलेटेड द प्रॉब्लम, तो इन्होंने पहले बता दिया है हु। तो ये आपको क्या बताता है कि जो लोग उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अफेक्टेड हैं, है ना। फिर व्हाट मीन्स द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम का नेचर, वो भी बता दिया है। फिर बताया है वेयर मीन्स द प्लेस या कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम बता दिया है, लोकेशन बता दी है। वाई मीन्स वाई इट शुड बी सॉल्व, उसका एक रीज़न देना है आपको कि हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, उसके कौन से स्टेक होल्डर हैं जो उससे बेनिफिटेड हैं। फिर आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आएगा ही, और ये आप पढ़ लेंगे, पूरा आंसर यहीं से पढ़ लीजिए। आपको किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया मत पढ़िए, आप यहीं से पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एक हम 4Ws पे अलग से एक वीडियो करेंगे। यहाँ देखिए, हाफ मार्क फॉर ईच एक्सप्लेनेशन ऑफ 4Ws, 2 मार्क्स फॉर ड्राइंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। ये 2 मार्क्स का डब्बा ये है आपका, और 2 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, जिसमें हाफ हाफ बांटा, या फिर 1 मार्क्स अलॉटेड एनी 4W गिवन विदाउट एक्सप्लेनेशन।
अच्छा हाँ, ये बात मतलब कुछ लोग ये तो सही कह रहे हैं, मैंने 50 कॉपियाँ चेक करी हैं, लोकली एग्ज़ाम की करी हैं अभी तक, तो उसमें ऐसे लिख देते हैं हु व्हाट वेयर और वाई, बस हो गया इनका आंसर 4 मार्क्स में। सोचो इसके लिए कौन देगा, मैं तो ऐसे देता हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें ये गलती नहीं करनी है, बहुत सारे लोग यही लिख के आते हैं, तो इसको प्रॉपर आप समझाइए, ऐसे ही नहीं समझाना है, प्रॉपर हेडिंग करिए तरीके से। 4 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे, 50 से 80 वर्ड होते हैं। आइडेंटिफाई द एंड एक्सप्लेन। अब इसमें थोड़ा सा आप पॉज कीजिए स्क्रीन को। अब पॉज करने के बाद ये दोनों को समझिए क्या दिखा, आप थोड़ा सा बताइए। देखो लाइव नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ रुक जाता आपके लिए, 2 मिनट रुक जाता। आप पहले पहचानिए इस पिक्चर को, और पहचानने के बाद आप देखिए, मतलब देखिए फिर पहचानिए, फिर बताइए कि इसमें क्या निकल के आ रहा है। देखो एक चीज़ यहाँ देखेंगे, यहाँ पिक्चर के नीचे कुछ लिखा आ रहा है, लिखा आ रहा है, फिर इसमें ये पिक्चर आती है, तो ये पूछ रहा है, तो फिर ये क्या बता रहा है, कुछ आंसर, ये मतलब मशीन को ही, तो ये आंसर दिया। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, ये कुछ पिक्चर्स हैं, फिर उससे पूछा गया तो उसने कैटेगराइज कर दिया उनको। तो अब इसमें आपको ये समझना है, फिर बताना है कि टाइप ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच इन द गिवन फिगर, कौन सी अप्रोच यूज की गई है। तो यहाँ अभी हम चलते हैं, अपनी अप्रोच ढूंढते हैं। द लर्निंग बेस्ड अप्रोच शोन इन द गिवन फिगर आर सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सिंपल सी बात है, जिसमें लेवल्ड डेटा है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, जिसमें अनलेवल्ड डेटा है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, वो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग आपको बता देना है कि फिगर 1 बिल्कुल ऐसे प्रॉपर लिखना है, उसमें अगर फिगर लिखा है तो फिगर, इमेज लिखा है इमेज, केस लिखा है केस, जो यहाँ मेंशन है वो चीज़ आपको लिख के आनी है, ठीक है। हमारा वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया होगा, तो आप इसे 2x पे देख पाएँ तो देख लें। अब यहाँ से क्या आया इसमें कि the data set which feed to the machine is labeled. In other word, we can say that the data set is known to the person who is training the machine only when she able to label the data. A label is some information which can be used as a tag और डेटा, मतलब कोई भी एक टैग दे रखा है, जैसे हमने एक पिक्चर को दिया, डॉग को डॉग, कैट को कैट, और फिर डॉग का एक इमेज दिखाया तो बताएगा कि ये डॉग है, क्योंकि ऐसे इमेज से मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ कोई नहीं बताया, तो उसने ये कहा यार 2 इमेज हमें इस तरह दिख रही हैं, 2 इस तरह दिख रही हैं, तो उसने 2 क्लस्टर बना लिए, है ना। तो यहाँ आप क्लस्टरिंग को और अनसुपरवाइज्ड को जोड़ के समझ सकते हैं, मतलब वो समझने के लिए। Unsupervised learning model works on the unlabeled data sets, means the data set which is fed into the machine is random, and there is a possibility that the person who is training the model does not have any information regarding it. The unsupervised learning models are used to identify relationship patterns and trend out of the data which is fed into it. It helps the user to understanding what is data, what the data is about, and what are the major features identified by the machine in it। मतलब बताते तो हम हैं नहीं कुछ ज़्यादा खास, वो खुद से ही समझता है थोड़ा बहुत जानने के बाद, ठीक है। तो ये एक एक दोनों के लिए है मार्क्स आपका। लास्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो अभी हमारे पास 2 बचे हुए हैं। वी human beings can read, write, understand many languages, but computers can understand only machine language. Do you think we might face any challenges if we try to reach computers? How to understand and interact in human language? Explain। मतलब अब इसके लिए हमें क्या समझने की ज़रूरत रह गई है। वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना, हम पढ़ते हैं लिखते हैं बहुत सारे, लेकिन कंप्यूटर पढ़ता है मशीन लैंग्वेज को। वो कह रहे हैं डू यू थिंक वी माइट फेस एनी चैलेंज इफ वी ट्राई टू टीच कंप्यूटर हाउ टू अंडरस्टैंड इंटरेक्ट द ह्यूमन? एक्सप्लेन। तो कैसे आप उसको फेस कर रहे हैं, वो आपको अपनी डिफ़िकल्टी का केस यहाँ पर समझाना है। तो उन्होंने बताया यस वी माइट फेस एनी चैलेंज इफ़ वी ट्राई टू टीच कंप्यूटर्स हाउ टू अंडरस्टैंड इंटरेक्ट इन ह्यूमन लैंग्वेज। तो भैया ह्यूमन लैंग्वेज से इंटरेक्ट करते करते अगर देखा जाए तो ओवरऑल मुझे लग रहा है, मतलब अभी हम पिछले देखा जाए तो 10 साल पहले इतने स्टैंडर्ड मॉडल नहीं हो पाए थे जो ह्यूमन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ पाए, है ना। तो जब से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है कंप्यूटर की, जो कि 1942 के आसपास से समझा जाता है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स,
तब से आज तक हम सिखाते चले आ रहे हैं, तो बहुत फेस की है परेशानी, है ना। द पॉसिबिलिटीज the possible difficulties are arrangement of the words and meaning. The computer has to identify the different part of speech. Also, it may be extremely difficult for a computer to understand the meaning behind the language we use. ठीक है ना, तो हमें लैंग्वेज के एक एक पार्ट के बारे में उसे समझाना पड़ेगा। तो ये होगा मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड, सेम वर्ड कैन बी यूज्ड इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज which according to the context of the statement change its meaning completely। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कई वर्ड ऐसे हैं जिनका कहीं कुछ मीनिंग कहीं कुछ मीनिंग है, और दोनों मीनिंग में भी जमीन आसमान का अंतर है ना। तो ये सारी चीज़ें बताने में तो कितनी सारी डिफ़िकल्टीज जो हैं उसको समझाने में हमें आई हैं। ठीक है, ये तो ये बतानी है, पॉसिबल डिफ़िकल्टीज लिखनी है कि क्या क्या हो सकती है। प्रेफर परफेक्ट सिंटेक्स, नो मीनिंग, है ना, क्या होना चाहिए, नो मीनिंग। समटाइम्स स्टेटमेंट कैन हैव परफेक्टली करेक्ट सिंटेक्स बट डज नॉट मीन एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, टेक अ लुक एट दिस स्टेटमेंट, चिकन्स फीड। हाँ, मतलब ये ठीक है। अब कितना बड़ा बचा है, अभी पेपर लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपको क्या करना है, एक तो छोटे छोटे से एग्जांपल डालने हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स के लिए वो 4 मार्क्स देंगे, 1 मार्क फॉर यस एंड 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट ऑन पॉसिबल डिफिकल्टी। ठीक है, 3 पॉइंट इन्होंने यहाँ लिखे हैं, तो ये इस तरह का आप बना सकते हैं सिनेरियो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है एनएआई मॉडल। मुझे लगता है ये क्वेश्चन किसी को छोड़ के नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है और 4 नंबर बिल्कुल पक्के। एन ए आई मॉडल मेड द फॉलोइंग सेल्स प्रेडिक्शन फॉर द न्यू मोबाइल फोन। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शन मेड बाय द मॉडल। अब रॉन्ग प्रेडिक्शन क्या होते हैं, ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा, द टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शंस मेड बाय द मॉडल इन द सम ऑफ द फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव ये हमने दोनों को ऐड कर लिया, ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव, ये हो गया, क्या बोल दिया ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव सही बोला था ना, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, फिर इन्होंने पूछा प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर, कैलकुलेट प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर। तो 3 चीज़ें इसमें करनी है, तीनों का अलग अलग हेडिंग बना के कर सकते हैं आप। पहले लिखिए, इसमें फार्मूला प्रॉपर मेंशन कीजिए कि कैसे आता है ना, फार्मूला। और कॉपी में कैसे लिखना है, मैं किसी दिन एक बेहतरीन तरीके से खुद से लिख के या किसी बच्चे की कॉपी से आपको रूबरू करा दूंगा। यहाँ आपको क्या आएगा, प्रेसीजन। तो प्रेसीजन क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ये आ गया आपका 50/90, आप डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। रिकॉल क्या है, रिकॉल में आपका ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव को करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर F1 स्कोर में इनका रिलेशन होता है एक, अगर देखा जाए तो प्रेसीजन और रिकॉल के बीच में क्या रिलेशन है, तो 2 इंटू प्रेसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रेसीजन प्लस रिकॉल। तो ये आप पूरा कैलकुलेशन करके कर देंगे। तो इन्होंने बताया 1 मार्क फॉर पार्ट 1 और 1 नंबर का ऊपर का हो गया, बचा था नीचे का, तो उसमें क्या आया, एंड हाफ मार्क्स फॉर ईच फार्मूला एंड हाफ मार्क्स फॉर ईच सब्सटीट्यूशन ऑफ वैल्यूज। पार्ट सेकंड, प्लीज नोट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैन बी इग्नोर्ड। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये सारा आपको ये डिफ़िकल्टीज नहीं लेती रहनी है कि ये हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप गलत भी कर सकते, आप इतना लिख के आओ, आंसर आपके सही माने जाएंगे और नंबर डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, मतलब आपको नंबर पूरे मिलेंगे, सीधी बात। आधा नंबर इसको लिखने का, इसको लिखने का, इसको लिखने का। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके फार्मूले, इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए। आई थिंक आपका एआई का पेपर होता है यहाँ पर फिनिश, तो हम कह सकते हैं इतिश्री सैम्पल पेपर 1। ठीक है, सैम्पल पेपर 1 हो गया हमारा यहाँ पर एंड। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को थोड़ा सा शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है क्लास 9 to 12। ठीक है, क्लास 9 to 12 CS, IT, IP, AI, ICT,
कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैनी मोर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।